नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ खबरों की और मैं हूं आपके साथ अभिषेक ठाकुर और मेरे साथ हैं सजग रमन श्रीवास्तव और केशव रॉय। दोस्तों, हम लोगों ने कल का आईपीएल ऑक्शन देखा और इस बार का आईपीएल ऑक्शन था तो मिनी ऑक्शन, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो काफ़ी मेजर थी। तो आईपीएल ऑक्शन को लेकर सजग श्रीवास्तव जी, आपका क्या राय है? देखिए, इस बार का आईपीएल ऑक्शन काफ़ी अनसर्टेन था एक तरीके से, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ऑलराउंडर्स और बॉलिंग पे ज़्यादा टीम से फोकस किया। अब देखिए, क्रिस मॉरिस, जय रिचर्डसन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है, फिर जेमिसन न्यूजीलैंड के जो एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, उन पर काफ़ी लंबी बोलियाँ लगी। केशव, आपके कोई खास विचार इस आईपीएल ऑक्शन पर? आईपीएल ऑक्शन पर मेरा खास जो विचार होगा वो है कि जो बड़ी बड़ी बोलियां लगी है ना दो प्लेयर्स पे, वो कुछ ज़्यादा लग रहा है कि ऑक्शन में कुछ गलतियां हो रही है उस टीम से। मेरा सवाल अगला एक्चुअली आपसे इसी को लेकर था। क्रिस मॉरिस, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले नाम हैं ये, और इनके ऊपर 16 करोड़ की बिडिंग लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या विचार आपके? राजस्थान रॉयल्स वो चाह रही है कि मैं बेन स्टोक्स को, हो सकता है कि बेन स्टोक्स को ऊपर लाए और फिनिशिंग जो रोल अदा करने का जो वक्त आए तो वो मॉरिस के जिम्मे थमाए। तो इसलिए भी हो सकता है कि क्रिस मॉरिस जो हैं उनको एक ऑलराउंडर पोजीशन के ऊपर रखा जा रहा है। ऑलराउंडर पोजीशन, हाँ, ऑलराउंडर पोजीशन और फिनिशर, खासतौर पर फिनिशर पे उनका निगाह होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स, उनके पास अभी बल्लेबाजों की कमी हो सकती है ऊपरी पायदान पे। तो इसलिए वो हो सकता है कि बेन स्टोक्स को ऊपर पुश करे और इनको फिनिशर का रोल अदा करने बोले। कितने मजबूत साबित होंगे अपनी टीम के लिए? ये तो मैच ही बताएगा, जब सीजन होगा उसके बाद ही बताएगा। लेकिन हाँ, 16 करोड़ 25 लाख कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी सजग, उनके ऊपर 14 करोड़ की बिडिंग करना, वो भी आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हालांकि आरसीबी ले गई ग्लेन मैक्सवेल को। आपको क्या लगता है ये कितनी मजबूत कड़ी साबित होगी आरसीबी के लिए? देखिए, मैक्सवेल का है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और जिस तरीके से उनके आईपीएल परफॉर्मेंस, बिग बैश परफॉर्मेंस रहा है डिसेंटली, कुछ खास नहीं था। मैक्सवेल को उन्होंने इसलिए भी लिया है कि देखिए, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, उसके बाद फिनिशिंग या मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच खींच सके। और अगर मैक्सवेल का बल्ला चल गया तो फिर आरसीबी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वो अकेले मैच का पूरी तरह दिशा बदल सकते हैं। हमने ये देखा भी है, जब इंडिया के लिए वो खेलने थे, इंडिया के अगेंस्ट खेले थे, बेंगलोर में ही उन्होंने शतक भी मारा था। ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए अकेले ही सिंगल हैंडेडली मैच को अपनी तरफ ले गए थे। और अभी जो T20 और वनडे सीरीज़ हुई थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पे मैक्सवेल का बल्ला बोला था। 29-30 गेंदों में 60-65 रन बना रहे थे। तो प्लेयर में कोई नो डाउट कैपेबिलिटी है, बस उन्हें एक स्टार्ट चाहिए और हो सकता है कि उन्हें वो आरसीबी की तरफ से मिल जाए और वो टीम को एक ग्लोरी की तरफ ले जा सके। सजग, वो स्टार्ट जो 2014 में मिला था उसके बाद तो मिला ही नहीं है। वो पूरा का पूरा 8 सीजन खेल चुके हैं, सिर्फ 2 बार ही वो 200 से ज़्यादा रन बनाए। मेरा भी सवाल कुछ यही था। वही तो मैं कह रहा हूँ, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अगर वो चल गए तो फिर नो डाउट आरसीबी इन गेम में रहेगी एंड तक, और कोई बड़ी बात नहीं, जीत के भी मैच चली जाए। लेकिन हाँ, अगर नहीं चले तो फिर थोड़े बहुत आरसीबी को सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने। आप दोनों से मेरा एक सवाल, एबी डिविलियर्स, डैन क्रिश्चियन और ग्लेन मैक्सवेल, ये इतने बड़े बड़े नाम, और हमने आरसीबी को देखा है कि शायद चोकर्स का इनके ऊपर टैग लगाना गलत नहीं होगा सजग? देखिए, आरसीबी की हमेशा से एक ही प्रॉब्लम रही है, वो रही उनकी बॉलिंग। उनकी 2008 से लेके 2020 का भी आप आईपीएल लेके तो एक पावर हाउस है, बैटिंग पावर हाउस है। विराट कोहली, शिवम दुबे, एबी डिविलियर्स, मोइन अली, फिर जोशा फिलिप, पार्थिव पटेल, सब उनके पास बैट्समैन थे। लेकिन अब बॉलर्स की बात करें तो टाइमल मिल्स भी आए तो वो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए। और उसके पहले भी डैनियल विटोरी थे, डेल स्टेन भी जुड़े, लेकिन वो इंजरीज की वजह से इन आउट रहे। तो उनकी बॉलिंग हमेशा से एक रही है जो चिंता का विषय। 200, 250, 250 वो टारगेट स्कोर सेटअप करते थे, लेकिन वो भी चेज़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग थी जिस पे उसको फोकस करना चाहिए था इस बार भी। और ये एक साल नहीं हुआ है, बेंगलुरु के साथ हर साल आप पूरा जितने भी सीजन्स हुए हैं सब अब याद है 2016 का फाइनल मैच, उसमें भी वो क्या हुआ था, कोलैप्स हो जाती है कभी भी। और चोकर्स का जो आपने बोला टैग लगाना, नो डाउट वो चोकर्स का टैग उन पे सही भी है। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। डेविड मलान, T20 के एक जानी माने नाम है ये, और इनके साथ केएल राहुल। ये बैटिंग ऑर्डर इस बार कमाल की होने वाली है पंजाब 11s की, पंजाब किंग्स की। पंजाब की बैटिंग ऑर्डर हमेशा से ही कमाल की रही है। और हाँ, डेविड मलान आते हैं अपने जवाब पे कि डेविड मलान के आने से ये हो सकता है कि जब उनको अगर पुश किया गया और अगर ओपनिंग साझेदारी अगर होती है लोकेश राहुल के साथ, तो नो डाउट
काफ़ी हद तक। हाँ, लेकिन एक बात और चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि डेविड मलान को इंडियन सरजमी, भारतीय सरजमी का कोई भी अनुभव नहीं है। तो हो सकता है कि स्पिनर्स उनको निपटा दे सस्ते में, ये भी हो सकता है। तो आप मैच देखते हैं डेविड मलान कैसा खेलते हैं, ये उसके बाद अगले सीज़न से ये देखा जाएगा कि डेविड मलान कितने बड़े प्लेयर बनेंगे आईपीएल में। इस बार हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो T20 के बेस्ट प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं। तो नो डाउट हम उन पे हम ये रख सकते हैं, उन पे हम विश्वास जता सकते हैं। इस बार बदलाव के साथ क्या ये पंजाब की जो नई टीम है, ये टीम ऑर्डर पे नंबर 1 रहेगी? देखिए, कौन टीम कैसा परफॉर्म करती है ये तो हम जब आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा तब देख ही लेंगे। लेकिन हाँ, किंग्स इलेवन पंजाब, अगर उनकी ये जोड़ी जो जिन प्लेयर्स को उन्होंने पिक किया है और वो प्लेयर अगर सही तरीके से परफॉर्म कर दें तो नो डाउट वो 1 नंबर तक जा भी सकते हैं और हो सकता है कि जीत भी सकते हैं। अभी तक उन्होंने, हालांकि उन्होंने अभी तक जीता नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार ही उनका भी एक है कि वो जीत सकते हैं। उनकी मजबूत टीम है इस बार। बात करते हैं तमिल थलाइवास की, चेन्नई सुपर किंग्स। एक ऐसी टीम जिसको हर साल हर कोई फाइनल में देखने की उम्मीद रखता है। पिछले साल इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इस बार कुछ बड़े नाम उनके साथ भी जुड़े हैं। चेतेश्वर पुजारा, खिलाड़ी टेस्ट के, लेकिन T20 में चेन्नई ने उसको बिड किया है। आपके क्या ओपिनियन? देखिए, पुजारा एक तरीके से रैना को रिप्लेसमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। रैना अगर किसी इन केस नहीं खेल पा रहे हैं कोई मैच, तो आप पुजारा को खिला सकते हैं। दूसरा, पुजारा की टेक्निक इतनी सॉलिड है कि वो डिफेंसिव पिचों पे, मतलब जो डिफेंसिव कह रहे हैं, जो पिचेस होती है जहाँ बॉल फंसती है, स्पिनर्स के खासकर जहाँ बॉल फंसती है, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा नो डाउट अच्छा खेल ले जाएंगे। और अपने होम ग्राउंड चेन्नई की पिच पे काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। और इस बार देख भी लिया आपने चेन्नई में, तो चेन्नई की पिचों के लिए वो बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। खासकर एक ये बात भी मैं कहूँगा कि चेतेश्वर पुजारा जो स्लो खेलता है, वो ज़रूरी नहीं कि स्लो ही खेले, वो कोई बड़ी बात नहीं, तेज़ भी खेल सके। उन्होंने सौराष्ट्र के लिए तो पहला शतक भी लगाया T20 में। तो कहीं अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर सभी जो क्रिटिक्स हैं कि चेतेश्वर केवल टेस्ट बैट्समैन है, उनको उनका जवाब मिल जाएगा। और होना भी चाहिए। अगर चेतेश्वर पुजारा को अगर अपना परफॉर्म दिखाना है तो 6 साल के बाद, लगभग 6 साल के बाद वो वापसी कर रहे हैं आईपीएल में। उन्हें अपना मतलब विश्वास डालना होगा लोगों के जहन में कि मैं T20 का प्लेयर हो सकता हूँ। और कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट करके बोला भी था कि मैं खेलना चाहता हूँ। नंबर 4 पे आएंगे, जहाँ तक रैना के बाद नंबर 4 जो केदार जाधव का स्लॉट खाली हुआ है। सही बोला था, रैना का वो रिप्लेसमेंट ही साबित होंगे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स को हम कहाँ डालेंगे, हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस को हम हटा नहीं सकते हैं। और डेविड ब्रावो को हम ऑलराउंडर में मुझे जो लगता है कि चेन्नई ये करेगी, जहाँ केदार जाधव आते थे बैटिंग करने, उसकी जगह वो आप पुजारा को रख लीजिए नंबर 4 पे। उसके बाद फिर आपके मोइन अली और क्या कहते हैं गौतम, और उसके बाद ड्वेन ब्रावो। आपने बात की मोइन अली की, और पिछले दिनों जो टेस्ट मैच हुआ और उसमें हमने जैसा मोइन अली का परफॉर्मेंस देखा, हालांकि वो एक डेस्परेशन मूव भी आप कह सकते हैं उसे, कि जब आपकी टीम की नैया डूब रही हो तो उस वक्त आपको एक बेहतर प्रदर्शन दिखाने की ज़रूरत है। क्या ये कारण है मोइन अली को टीम में लेने का? नहीं, हम वो टेस्ट का जो आखिरी मैच था और वो आखिरी में जो उन्होंने 42-43 रन जो कम बॉलों पे बनाए और 4-5 छक्के वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट था और लास्ट विकेट था। उनके पास कुछ था नहीं और हारने का पूरा चांस था, पूरा नहीं 100% चांस था, 100%। लेकिन क्या चेन्नई इनको ऑलराउंडर की नज़र से देख सकती है? वो ऑलराउंडर ही हैं। वो आपके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं, वो आपके मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, आपके स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करा सकते हैं, पावर प्ले में भी आप उनकी 1-2 ओवर निकाल सकते हैं। और दूसरा, मोइन अली के साथ एक ये है कि वो जिस तरह के हिटर है, उन्होंने पिछले मैच में कोई ऐसी हिटिंग नहीं की, उन्होंने बस स्पिन काटी। आप देखिए, कुलदीप फ्लाइट कराते हैं, अक्षर तेज बॉल डाले, तो उन्होंने बस स्पिन काटी थी। उन्होंने कुछ ये नहीं था कि मुझे छक्के ही मारने हैं। आईपीएल में जो चूज होता है ना, जो चूज पिक करते हैं लोग, वो इन सब परफॉर्म को देख कर नहीं करते, वो एक्चुअली में तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है। अब देख सकते हैं बेंगलुरु के साथ भी जब वो सपोर्टिव रोल अदा किया था उन्होंने पिछले सीजन में भी। और हमारे पास क्या है, चेन्नई के पास क्या है कि वाटसन के जाने के बाद उनके पास एक ओपनिंग जो जोड़ी थी उनमें एक प्लेयर की कमी थी और उन्होंने पूरा कर लिया, जिसके लिए उनके लिए मोइन अली सबसे अच्छा पिक साबित हो सकता है। वाटसन के साथ ये भी था कि आप उनको लोअर ऑर्डर में नहीं खिला सकते, मोइन अली वहाँ पे भी खेल सकते हैं। इंग्लैंड में भी यही होता है, मोइन अली पहले ओपनिंग करते थे, फिर उनको मिडिल ऑर्डर में भी 5वें-6ठे नंबर के बाद भेजा गया और उन्होंने वहाँ रन बनाए। ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे मोइन अली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एरन फिंच, एलेक्स कैरी, कुछ ऐसे नाम जो शायद इस आईपीएल ऑक्शन से खासा निराश होंगे। आपके क्या ओपिनियंस हैं इन नामों का ना लिया जाना? इन लोगों का ना लिया जाना, ये सीधा पिछले सीजन्स का ख़राब प्रदर्शन
और हाँ, अरुण फिंच, हम एलेक्स कैरी के बारे में मान भी सकते थे कि ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन है। हाँ, एलेक्स कैरी के बारे में हम मान भी सकते थे कि उन्हें कोई नहीं, हो सकता है कि नहीं ले, लेकिन अरुण फिंच पे नहीं था कि उन्हें कोई नहीं लेगा। देखिए मेरा ये मानना है कि एरन फिंच स्पिन नहीं खेल पाते हैं। जब भी वो ओपनिंग करने आए हैं, चाहे दुबई में हुआ हो मैच या कहीं हुआ हो, उन्होंने पेसर्स को तो तभी अटैक किया, स्पिनर्स में वो फंसे हैं और अपने विकेट गंवाए हैं एक ही बार। और फिर उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अंदर आती गेंदें। आप बुमराह को देखिए, भुवनेश्वर हमेशा अंदर आती गेंदें कराए हैं और वो अपना विकेट खो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी इतना डोमिनेटिंग नहीं रहा है कि कोई टीम उन पे 1 करोड़ का भी बिड करे। वो कहीं ना कहीं विकेट अपना गंवा दिए हैं स्टार्ट के बाद भी। आप ये भी समझ लीजिए कि आईपीएल बाजुओं की ताकत का खेल नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, वो क्लास का ही खेल है, और स्पिन की क्लास का खास तौर पे इंडियन सरजमी पे हैं आप, और आपको स्पिन खेलना ही होगा। और आपने अभी मेलबर्न रेनिगेट्स में भी जो उन्होंने कप्तानी करी तो काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस है, कैप्टनसी में भी और बैटिंग में भी। एक और बड़ा नाम जो जिनके ऊपर कुछ खास बिडिंग नहीं दिखाया गया आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा, वो थे अपने स्टीव स्मिथ्स। एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बेहतर प्लेयर भी है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं थे, बट उनके लिए खासा दिलचस्पी ना दिखाना आईपीएल फ्रेंचाइजी की। क्या लगता है आपको इस ऑक्शन के पर्सपेक्टिव से? वो खासा दिलचस्पी इसलिए नहीं था कि वो टी20 के एक्चुअली में बैट्समैन है नहीं, टी20 के लिए वो सुटेबल प्लेयर, हाँ सुटेबल प्लेयर नहीं है वो। वनडे टेस्ट के लिए वो नो डाउट उनसे बेहतर 1-2 ही प्लेयर हैं जो वर्ल्ड में अभी हैं, इसलिए टी20 में जब वो प्लेयर है ही नहीं, और टी20 का ये मैच है, और ये कोई इंटरनेशनल टी20 भी नहीं है, ये प्लेयर्स जो रुपया लगाते हैं उन्हें रुपया चाहिए, वापसी में चाहिए, तो उन्हें ऐसे प्लेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये दिल्ली कैपिटल्स ने अगर उन्होंने स्टीवन स्मिथ को पिक किया है तो हो सकता है कि कैप्टेंसी में हेल्प करे। मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी की जगह जो एक विकेट कीपर है वो रोल कोई और अदा करेगा, और स्टीव स्मिथ उस साइड बैटिंग कर सकते हैं। और ये भी बट उनके पास ऋषभ पंत तो हैं दिल्ली में। तो विकेट कीपर बोल तो रहा हूँ, विकेट कीपर तो उनके पास एलेक्स कैरी भी विकेट कीपर ही हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है टीम को उसकी जगह, क्योंकि एलेक्स कैरी को इंडियन कंडीशंस का इतना अनुभव नहीं, लेकिन स्टीव स्मिथ को है, उन्होंने वनडेज़ में शतक भी लगाए हैं, तो स्टीव स्मिथ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो काम आएगा। दूसरा, स्टीव स्मिथ जब शुरू में आए थे उनके बीबीएल अच्छा गया था, और वो टी20 बैट्समैन थे, उन्होंने राजस्थान के लिए खेलते हुए उन्होंने फॉकनर ने तो जिस तरीके से 64 रन 3 या 4 ओवर में चेस करवाए थे, वो कहीं ना कहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो टेस्ट और वनडे के प्लेयर बन गए, और टी20 में उतना उनका इम्पैक्ट नहीं है। आप उनकी स्टैट्स उठा लीजिए, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है, जबकि वो नंबर 3 बैट्समैन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बार्गेन में दिल्ली ले गई है। हो सकता है कि उनके लिए वो एक ट्रम्प कार्ड भी साबित हो जाए। देखना ये भी था कि बेंगलुरु ने पहला बीट किया था, वो इंटरेस्टिंग था बिल्कुल। क्योंकि आपके पास विराट कोहली, डिविलियर्स और स्टीव स्मिथ, उसके बाद स्टीव स्मिथ बहुत हो गया था। फिर तो मतलब ये हो जाता कि मतलब पूरा का पूरा बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स एक ऐसी टीम होती, डिस्ट्रॉयर टीम, सिर्फ कप्तान होते हैं। नहीं, कोर टीम बन जाती, कोर बैटिंग हो जाती उनकी। कहीं ना कहीं मैक्सवेल से अभी वो कोर बैटिंग नहीं आई है। मैक्सवेल पे संशय रहेगा। हाँ, मैक्सवेल मेरा ये रहना है कि हो सकता है मैक्सवेल अगर 2-3 मैच ना चलें तो डैन क्रिश्चियन को मौका दें, क्योंकि वो अच्छे हिटर हैं, और बॉलिंग में भी वो अच्छी गेंदबाजी और करा लेते हैं, डेथ ओवर्स में भी और स्लॉग ओवर में करा लेते हैं। बिग बैश में उन्होंने देखा 15 गेंदों में 50 रन सिडनी सिक्सर्स से खेलते हुए। दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीज़न में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, फाइनल्स तक गए। इस बार आपकी क्या उम्मीद है दिल्ली कैपिटल से? दिल्ली कैपिटल्स से उम्मीद है, दिल्ली कैपिटल्स से उम्मीद है हमेशा से। मतलब मुझसे अगर पूछे तो मैं बताऊंगा कि चेन्नई के बाद अगर दूसरी टीम ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जीतने के लिए युवाओं की टीम है वैसे। युवाओं की टीम है और जितने लायक भी है, तो वो दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स में यही है कि युवा जोश है, वो बड़े मैच का प्रेशर झेल नहीं पाती है, ठीक है। और इस बार स्टीवन स्मिथ के आने के बाद ये हो सकता है कि हम बड़े मैच के प्रेशर को ज़्यादा, हाँ, एक्सपीरियंस मिल गया और बड़े मैच के प्रेशर को हम झेल सकते हैं, ये भी है। और हम दिल्ली कैपिटल्स के पास बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छी है, बैटिंग यूनिट भी काफ़ी अच्छी है। देख लीजिए स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, तो शिखर धवन, इन सब के रहते हुए, पटेल, हाँ, तो इन सब के रहते हुए दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी मजबूत टीम है और उम्मीदें हैं कि इस बार जीते। बढ़ते हैं एक ऐसी टीम की तरफ जो इस बार आईपीएल ऑक्शन में काफ़ी ठंडी सी लगी। मतलब जिस तरह से बाकी टीमें और बाकी फ्रेंचाइजी जो हैं वो बोली लगा रही थी, इस टीम ने उतना कुछ खासा रुचि नहीं दिखाया। वो थी अपनी सनराइजर्स हैदराबाद। क्या ओपिनियन आपके? सर, पर्स जितना रहता है उतना ज़्यादा रुचि दिखाते हैं लोग। देखिए हैदराबाद की टीम कंप्लीट है, उन्हें कुछ खास चेंजेस नहीं चाहिए थे। उन्होंने भी 1-2 प्लेयर्स को टारगेट किया, लेकिन उनकी, क्योंकि देखिए हार, जब आपकी टीम का कोर बना हुआ हो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी प्लेइंग 11 सेट है। कुछ मैचेस जब आप होता है कि आप सोचते हैं कि चलो रोटेट करें, लेकिन जब आपके पास
कोर सेट है, डेविड वार्नर आपके हैं, बेयरस्टो हैं, मनीष पांडे हैं, उसके बाद आपका अहमद समद हैं। तो टीम का कोर सेट है, राशिद खान भी हैं, तो भुवनेश्वर भी आपके हैं, तो उनकी टीम सेट है, उनको इतना प्रबल दावेदार फाइनल्स के। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके देख सकते हैं 2016 में जीत के आए, 2018 में भी जब डेविड वार्नर नहीं थे, विलियमसन ने अच्छी कप्तानी की, टीम फाइनल तक पहुंची। तो नो डाउट किसी भी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रबल दावेदार है कि नहीं। सब टीमें बैलेंस्ड हैं, सब टीमें बैलेंस हो के ही सोचते हैं कि अब हम कंटेंट कर रहे हैं अपने आप को आईपीएल ट्रॉफी के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आईपीएल के ये फाइनल में आपको खेलते हुए दिखे। तो मेरा सवाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है केशव और सजग, आपसे जानना चाहूँगा। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार की चैंपियंस रही, पहले बिडिंग में शाकिब अल हसन और दूसरे बिडिंग में कुछ शॉकिंग नाम, क्या ओपिनियन है? देखिए केकेआर को ऑलराउंडर चाहिए थे, उनको 2 मिल गए, शाकिब और बेन कटिंग। बेन कटिंग को लिया है कि हो सकता है रसल के साथ जैसे पिछले साल फिटनेस इश्यूज़ थे, तो आप बेन कटिंग को भी खिला सकते हैं, वो भी अच्छे बॉलर हैं और हिटर भी हैं। शाकिब अल हसन एक अच्छे स्पिनर ऑलराउंडर हैं, तो पहले भी टीम का हिस्सा रहे हैं, टीम के को अच्छे से जानते हैं क्या उनका स्ट्रेटजी रहती है गेम में उतरने की। तो नो डाउट सही है। हरभजन सिंह को मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के तौर पे लिया गया है। अब उनको हो सकता है प्लेइंग 11 में ना देखें, क्योंकि कुलदीप, फिर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण है, तो खुद होंगे फिर। हाँ, तो तो हो कहाँ सकता है से? कि हरभजन को एक्सपीरियंस के वे में लिया गया है। मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए से एक ये भी होता है कि हमारे यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट जो होता है, कनेक्शन जो होता है ना, वो भी होता है। और बड़े नाम के प्लेयर है तो उन्हें इज्जत देना, तो वही हुआ हरभजन सिंह के साथ। और दूसरा फिर रही बात करुण नायर की, तो उन्होंने अपनी इंडियन बैटिंग को स्ट्रेंथ दी है। दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नीतीश राणा, फिर आप करुण नायर को ऐड कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने सवाल के एक और सेगमेंट की तरफ। बड़ा नाम आपने बोला, सचिन तेंदुलकर, द लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर बेस प्राइस पर ज़रूर खरीदे गए मुंबई इंडियंस के द्वारा। क्या मानना है आपका, कितने बेहतर साबित होंगे ये मुंबई इंडियंस के लिए? मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुंबई इंडियंस में सचिन तेंदुलकर एज अ मेंटर काम करते हैं, तो उनके बेटे को एक रोल, एक बीट मिल गया, और इससे ज़्यादा मेरे नज़रिए से और कुछ नहीं है। इसमें ये है कि मेरा ये इसमें है, केशव मैं डिफर करूंगा, सॉरी, कि आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, वो कोई डाउट नहीं, लेकिन अर्जुन को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए क्योंकि अर्जुन की गलती नहीं कि उनके नाम के आगे तेंदुलकर लगा है। आप एक बार देखें उनकी गेंदबाजी कैसी है। हाँ, अगर वो खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में खेल रहे हैं या स्क्वाड में हैं, तो फिर मैं केशव आपसे सहमत हूँगा, लेकिन एक बार उसको मौका देना चाहिए। हाँ, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ कि एक बार ही देखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे अर्जुन तेंदुलकर को सिर्फ इसीलिए, अगर सचिन तेंदुलकर उनके आगे तेंदुलकर नहीं होता तो बीड में उनका नाम भी नहीं होता। हाँ, मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ, एक बार बॉलिंग तो बॉलिंग करके एक बार मौका देखते हैं कि कैसा खेलते हैं। हाँ, अगर खराब प्रदर्शन के बावजूद स्क्वाड में हैं, भले 20 लाख बेस प्राइस हो, तो फिर वो समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं फेवरिज्म है। बढ़ते हैं अपने फाइनल सेगमेंट्स की तरफ, और इस सेगमेंट्स में मैं आप लोगों को 4 टीमों को मैं बांटूंगा, और उसमें बेसिकली आपकी एक एनालिसिस जानने की कोशिश करूंगा, कौन बेहतर, कौन ख़राब, किससे ज़्यादा उम्मीद और कौन होगा निराशाजनक। तो सजग, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस। एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग टाइम है, गैलेक्टिको साइनिंग्स हैं, और टीम का जो कोर है वो बना हुआ है। आपका ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, फिर आपके क्या कहते हैं कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या। तो आपकी टीम मैनेज्ड है, बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट वंस अगेन 6ठे टाइटल के लिए कंटेंडर्स है। चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग टीम रही है और इस बार भी स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि उसके पास 2-3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो खुद महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बैलेंस टीम और उनका जो मतलब उनका जो टीम का जो एक रवैया होता है ना, पॉजिटिव रवैया, तो वो तीनों उनके एटीट्यूड जीत का विषय बन सकता है। हाँ, तो वो हमेशा से चेन्नई के साथ रहा है, और इसलिए चेन्नई इतनी सक्सेसफुल टीम है। हालांकि पिछले सीजन में ख़राब प्रदर्शन रहा है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। इस बार अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और इस बार जीतेगी भी। कोलकाता नाइट राइडर्स। सजग। ठीक है, बैलेंस टीम ये भी है। कहीं पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स थी, कैप्टनसी बीच में चेंज हुई, टीम के भी कुछ प्लेयर्स का प्रदर्शन उस कैपेबिलिटी का नहीं रहा, लेकिन इस साल हाँ कह सकते हैं कि हाँ टीम स्ट्रॉन्ग हुई है, बेन कटिंग और शाकिब के आने से खासकर, और हरभजन का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं स्पिनर्स को हेल्प करेगा। तो ओवरऑल बैलेंस टीम है। बैटिंग यूनिट फिर से एक बार देखने लायक होगा कि शुभमन गिल, नीतीश राणा किस तरीके के टेम्परामेंट से खेलते हैं और क्या टीम का प्रदर्शन रहता है। दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, और इस बार
इस बार मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि उनके पास स्टीवन स्मिथ के आने के बाद एक्सपीरियंस होगा। रहाणे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इनके रहते बैटिंग यूनिट उनकी बहुत मजबूत होगी। और दूसरी बात उनकी बॉलिंग यूनिट, नौखिया, ठीक, पिछले सीजन में सबसे तेज़ गेंदबाज वो रहे थे। रबाडा, खुद रबाडा होंगे, उनके पास स्पिन यूनिट भी उनकी अच्छी है, ईशांत शर्मा भी हैं उनमें, तो ये भी बहुत मजबूत टीम है। और मैं ये मानता हूँ युवा जोश के साथ अगर कोई सबसे मजबूत टीम है ना तो वो दिल्ली कैपिटल्स है, बाकी सभी टीमों से आगे है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नो डाउट टीम ने बैटिंग अपनी फिर से स्ट्रेंथ की है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट अभी भी मुझे वीक लग रहा है। कहीं ना कहीं बॉलिंग हो सकता है कि दिक्कत करे, बाकी बैटिंग नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ये हमेशा से मजबूत ये भी टीम रही है। इसका आप देख लें कि हमेशा से इसका जो कोर टीम, उसका जो बीच के जो बल्लेबाज होते हैं ओपनिंग, बैरिस्टो और वार्नर के बाद उनके बीच के बैट्समैन हैं जो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उनके पास अब्दुल समद के होते मतलब एक तगड़ा बैटिंग ऑर्डर। हाँ, तगड़ा बैटिंग ऑर्डर, तगड़ी बॉलिंग यूनिट, और उसके बाद बीच के जो इनके पास फिनिशर्स हैं। अब्दुल समद जम्मू कश्मीर के प्लेयर, वो भी बहुत अच्छा फिनिशिंग रोल अदा कर सकते हैं अगर उन्हें मौका सही से दिया जाए तो। बहुत अच्छी टीम है, ये भी जीत सकती है। राजस्थान रॉयल्स। देखने वाला होगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम में प्लेयर्स खरीदे हैं, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं, क्योंकि कई बड़े नाम अब जुड़ गए हैं। और जब आपके साथ नाम के साथ पैसा जुड़ गया है इतना बड़ा, मतलब 16 करोड़ 25 लाख, और फिर देखने वाली होती कि आप उस अकॉर्डिंग प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं। दबाव भी रहेगा ना, क्योंकि उन्होंने जो प्लेयर्स उन्होंने पिक किए हैं वो काफ़ी महंगे प्लेयर्स पिक किए हैं, तो उन पे दबाव भी रहेगा। राजस्थान का पहले देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि शुरू के मैच बता देंगे कि राजस्थान कितनी दूर तक जाएगा। उनके पास मेरी नज़र में तो उनके पास एक ऐसे बैट्समैन और एक ऐसे बॉलर हैं जो मैच पलट सकते हैं। एक बटलर और दूसरे बॉलर में भूल रहे हैं, वो भी सिंगल है। सॉरी, मैं उनको भी भूल रहा हूँ। एक ऑलराउंडर के तौर पे बेन स्टोक्स को भी ले सकते हैं, और बॉलिंग यूनिट में जोफ्रा आर्चर। आखिरी टीम पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स देखने वाला होगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उनका कुछ क्योंकि नहीं कह सकते हैं। बैटिंग फिर उन्होंने स्ट्रेंथ करी है, बॉलिंग में भी 1-2 नाम आए हैं। जाहिर रजिस्ट्रेशन अच्छे बॉलर हैं, इंडियन कंडीशन सब देखते हैं कैसी बॉलिंग कराते हैं। तो पंजाब किंग्स से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, टीम में बड़े नाम थे, बॉलिंग भी थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जब आता है तो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। तो जैमिसन के अलावा एक और प्लेयर हैं, डेविड रिचर्डसन के अलावा एक और प्लेयर है मलान, डेविड मलान, उन पे भी हमारी निगाहें होगी कैसे रहेंगी कि कौन कैसे प्रदर्शन करता है। पंजाब और राजस्थान ऐसी टीमें हैं कि बिल्कुल ही नई एक तरीके से फ्रेम हुई हैं, भले ही प्लेयर्स से कुछ ही चेंजेस किए, लेकिन एक ना एक प्लेइंग 11 को नया शेप देने की कोशिश की है। तो इनके जब शुरू के मैचेस होंगे और प्लेइंग 11 अगर इनका चेंज हुआ तो फिर समझ लीजिए कि इनकी नैया डामाडोल है। एक गेम और खेलते हैं आपके साथ, टीम प्रेडिक्शन। इस बार टॉप 4 में कौन से नाम आप देखना चाहते हैं? केशव, आपसे शुरू करते हैं। 2 टीम तो पहले होगा, चेन्नई और दिल्ली। तीसरा अगर चेन्नई है तो मुंबई को रखना ज़रूरी है और एक सबसे मजबूत टीम जिसको हर कोई लेना चाहेगा अपनी टॉप 4 की टीमों में, सनराइजर्स हैदराबाद। ओह, एक शॉकिंग सा नाम, और उम्मीदें हैं। शॉकिंग नहीं भी कह सकते क्योंकि वो बहुत मजबूत टीम है, वो उसको रखना होगा। हमने चेन्नई दिल्ली को इसलिए रखा मेरे नज़र में क्योंकि वो मेरी 2 फेवरेट टीम है। तीसरी चेन्नई अगर है तो मुंबई को रखना ही है क्योंकि वो भी तो हमें देखना, वो एक ऐसा फाइनल है जो देखने के लिए मतलब आईपीएल के फैंस आज भी तरसते हैं। भिंडेट भी तो देखना होता है ना। उसके बाद फिर सनराइजर्स हैदराबाद नो डाउट बैलेंस टीम है, और वही एक ऐसी टीम है जिसके पक्ष में सभी लोग जाते हैं। वो और चेन्नई, इसके पक्ष में सभी लोग जाते हैं। सजग, आपके प्रेडिक्शंस? मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी। देखिए बैटिंग है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली और उसकी क्या कहते हैं मैक्सवेल की जो जोड़ी होगी, डिविलियर्स भी ऐड ऑन है, तो कहीं ना कहीं भी तो हैं। देखिए आपने टॉप 4 की बात की, आपने आईपीएल जीतने की बात नहीं करी है। आपने सही बात है। टॉप 4 कौन होगा? आरसीबी को मैं मौका देखूंगा कि हाँ, बैटिंग पिछली बार भी उनकी ठीक ठाक रही, इस बार भी हो सकता है पहुँचे। देन केकेआर क्योंकि फेवरेट है तो एक बार मैं मौका दूंगा, भले पहुँचे ना पहुँचे वो उन पे है। देन चेन्नई, और 4th में मुझे मुंबई या हैदराबाद में कोई एक। मुंबई का इसलिए भी क्योंकि 2018 में भी टीम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यही हार्डकोर टीम थी। चौथे नाम को लेकर संशय केशव, मुंबई या हैदराबाद? मैं उनकी तरफ से जवाब दे देता हूँ, मुंबई को ही रख लेते हैं ना। फाइनल्स कौन चैंपियंस बनेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स, नो डाउट।
कुछ कह नहीं सकते अब जब तक टीम आईपीएल शुरू नहीं होता, क्योंकि पूरी टीम्स ने मतलब हर टीम ने कोशिश की है। मैं भाई फेवरेट है तो फिर केकेआर, नहीं तो हाँ चेन्नई। तो केकेआर आप केकेआर को ट्रॉफी दिलाएंगे इस बार? पहले केकेआर देन चेन्नई। और आप चेन्नई को? चेन्नई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज़ खबरों की एक एक्सक्लूसिव ये एक सेशन ही हो चुका है, बिल्कुल एक इंटरव्यू का सेशन हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और काफ़ी मज़ा आया। कुछ फन सेगमेंट्स रहे, कुछ ऐसे जवाब भी रहे जिससे आप लोगों ने बचने की कोशिश की। तो देखते रहिए आवाज़ खबरों की। मिलते हैं फिर एक स्पोर्ट्स की खबर को लेकर।